हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। तो जैसा कि हमने शुरू किया था कुछ जो वीडियोज अपलोड किए हैं चैनल पे, आप देखोगे तो वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। और आज जो वीडियो अपलोड करने वाला वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो उसमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन बेसिकली हमको जो 11-12 में पढ़ना है हम लोग को वो है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में। तो आज जो हम करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है। कुछ लोगों ने डिमांड किया सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कुछ वीडियो बनाओ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है रिएक्शन समझने में, रिएक्टेंट कैसे कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम होती है। तो मैं ट्राई करूंगा कुछ सिंपल से ट्रिक्स बताने के, जिससे कि आप जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कन्वर्जन का तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली 4-5 पॉइंट्स पढ़ने हैं हमको। अगर आप 4-5 पॉइंट ढूंढ पाते हो, आप अगर देख पाते हो जब रिएक्शंस आप कर रहे होते हो, तो इजीली कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो आप। कुछ याद रखने की जरूरत है, कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत है। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग सम अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सेलेनियम एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली हम कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। तो जितने भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे उसमें कार्बन रहेंगे। कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सेलेनियम। नेक्स्ट हमारा दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात होगी तो वहां पे कौन सा बॉन्ड आएगा? ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम आयोनिक बॉन्ड देखते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं उसमें, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलवेज हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था। दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड। अब जो हम बात कर रहे थे ट्रिक्स के बारे में, कैसे हम पता करेंगे कैसे कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं इजीली। तो देखते हैं क्या क्या आपको याद रखने की जरूरत है एक कन्वर्जन करने के लिए। तो ये फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। RCP, ये 3 पॉइंट है जो कि पूरे केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन कर सकता है। हाउ? व्हाट इज R इज रिएक्टेंट। R का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट। अगर आप हिंदी मीडियम से हो 10 तक तो हिंदी में इसको बोलता है विकारक। ठीक है, देन कंडीशन, C फॉर कंडीशन एंड P फॉर प्रोडक्ट। हिंदी में उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो बेसिकली आपको 3 पॉइंट याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो रिएक्टेंट, सेकंड है कंडीशन एंड देन प्रोडक्ट। अभी ये आखिर ये 3 पॉइंट कैसे डिफाइन कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल कन्वर्जन को, तो जानने के लिए हम देखते हैं रिएक्टेंट मतलब कुछ जो हम बनाने वाले हैं किसी एक नई चीज। सपोज कर लो कि वी हैव टू मेक अ फूड। तो फूड बनाने के लिए हमको क्या होता है, कुछ रॉ मटेरियल्स कच्चे सामान लेने होते हैं, देन उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं और तब जाके हमारा वो खाना बन जाता है। ठीक है, लाइक अगर आप सपोज करो मिक्स राइस मतलब खिचड़ी बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? सारे रॉ मटेरियल लोगे, राइस हो गया, दाल हो गया, पानी हो गया। ठीक है, देन उस पर कंडीशन अप्लाई करोगे। वो कंडीशन क्या होता है? हीट। जब आप उसको गैस बर्नर पे रखते हो तो आप कंडीशन दे रहे होते हो। तो जब भी आप रिएक्टेंट को कंडीशन प्रोवाइड करते हो तो एक वो नया चीज बनता है। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो आपको बन के तैयार हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो वही बेसिकली है RCP, रिएक्टेंट, कंडीशन, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी कंडीशन क्या क्या हो सकता है? कंडीशन में आ सकता है बहुत सारे पॉइंट्स है कंडीशन के लिए। पहला पॉइंट आप देखोगे कि रिएजेंट होता है,
ठीक है। अब रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन को करवाता है। लाइक आपने LIC एजेंट का नाम सुना होगा, बीमा एजेंट का नाम सुना होगा। तो जो आपको LIC करवा के देता है उसको LIC एजेंट बोलते हैं, जो आपको बीमा करवा के देता है उसको बीमा एजेंट बोलते हैं। तो सेम वे में जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन को करवाएंगे, रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? रीएजेंट। ठीक है। तो जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे उसको हम बोलेंगे रीएजेंट। पहला तो ये अभी सेकंड क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, इस एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है, बस ऐसा डेल्टा का साइन दिया रहता है, और ये डेल्टा का साइन होता है हमारा टेम्परेचर का, हीट का। ठीक है। फिर क्या होता है, कभी कभी प्रेशर, कंडीशन के अंदर आपका प्रेशर भी आता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैटलिस्ट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शंस को बहुत फास्ट कर देते हैं, बट ये जो कैटलिस्ट है वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो ये जो कैटलिस्ट वर्ड हम बोल रहे हैं, कैटलिस्ट जिस मॉलिक्यूल को मान रहे हैं वो मॉलिक्यूल एज इट इज बाहर निकल जाएगा, वो कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन के दौरान। तो जो भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है बट उसमें कंज्यूम नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो आपका कंडीशन के अंदर कैटलिस्ट भी आ सकता है। तो बेसिकली ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो कैटलिस्ट के अंदर आते हैं। दैट मीन्स अगर आपने रिएक्टेंट पे रिएजेंट अप्लाई किया तब भी प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट पे टेम्परेचर अप्लाई किया तब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट पे प्रेशर अप्लाई किया तब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिएक्टेंट पे कैटलिस्ट डाला तब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ 3 ही वर्ड याद रखने हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, RCP। ठीक है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये 3 पॉइंट है, 3 में से कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछा जाएगा। लाइक अगर रिएक्टेंट और कंडीशन दिया है तो आपको प्रोडक्ट पूछा जाएगा। कंडीशन प्रोडक्ट दिया है तो बोलेगा रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट दिया है प्रोडक्ट दिया है तो बोलेगा रिएजेंट क्या है। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन कन्वर्टिंग ऑफ दिस टू दिस। अगर आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज को कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन जो होता है 12th के स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, बेसिक्स जो थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है समझने में। तो आज हम ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसा लर्न कर ले, कुछ ऐसा समझ ले कि जिससे कि हम सिर्फ देख के बता सके कि पॉसिबिलिटी पहले ढूंढना होता है, क्या कैसे पहले सोचना पड़ता है क्या हो सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब हम देखते हैं कोई भी कन्वर्जन को तो ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो 4-5 पॉइंट आप अगर आप फोकस करते हो तो आप पहले पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हो 4-5 पॉइंट क्या है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा आपको। RCP, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कंडीशन। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको ढूंढना होता है किसी भी कन्वर्जन को करते टाइम पे, वो ढूंढना पड़ता है पहले आपको लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो लीव कर दे मॉलिक्यूल को। जैसे सपोज कर लो कि हमारा कोई ऐसा कंपाउंड है RH, आपने क्या करना है, इसमें X को ऐड करना है, मतलब X को डालना है इसके अंदर, और ये H को रिमूव करना है। तो ये H जो है इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। H क्या करेगा, लीव करेगा। फिर R और X क्या करेगा, इससे ऐड हो जाएगा, X प्लस H। तो ये H जो है हमारा वो है लिविंग ग्रुप। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ढूंढना है, लिविंग ग्रुप को। अगर आपको लिविंग ग्रुप मिल जाता है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि उस रिएक्टेंट में से कौन सा पार्ट बाहर निकलने वाला है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या ढूंढना है, पॉइंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग। सेकेंड पॉइंट आपको फाइंड करना है कि इस रिएक्टेंट के अंदर
रिएक्टेंट जो है वहां पे कौन से बॉन्ड को क्लीव किया जा रहा है, या कौन से बॉन्ड को क्लीव कर सकते हैं, या कौन से बॉन्ड की क्लीव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो जिस बॉन्ड की क्लीव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड टूटेगा, और जब वो बॉन्ड टूटेगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा। वो नया बॉन्ड कहाँ बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन जो बेसिकली होता है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्टेंट में होता है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोडक्ट में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ढूंढ लोगे बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और वो कैसे ढूंढोगे, लिविंग ग्रुप को पता करके। अगर आपको पता है कि लिविंग ग्रुप कहाँ है, ठीक है, जैसे क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है। अगर वो लिविंग ग्रुप, अगर सपोज कर लो कि 2 कार्बन है, 3 कार्बन मान लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, तो लिविंग ग्रुप हम फाइंड आउट कर लिए कि चलो ये तो हमारा लिविंग ग्रुप हो गया। अब दूसरा हमको क्या प्रेडिक्ट करना है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड कहाँ ब्रेक हो सकता है, जहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा, इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, एंड देन अब जब इस बॉन्ड को हमने तोड़ दिया तो प्रोडक्ट में जो बॉन्ड नया बनेगा वो यहाँ तो नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, बनेगा कहाँ, इसी बॉन्ड पे बनेगा। सपोज करो एक्स डाला है, यहाँ पे एक्स बनेगा, एक्स ने नया बॉन्ड बना लिया। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। मैक्सिमम टाइम जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है वहीं से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब कब नहीं फॉर्मेशन होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने सेकेंड पॉइंट देख लिया, पॉइंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग यानी फॉर्मेशन। मूव करते थर्ड पॉइंट की तरफ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। देखो, अब जब भी रिएक्शंस की बात करते हैं हम, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली होता क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो जो बॉन्डिंग हो रहा है वो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का या तो शेयरिंग होगा, लूज गेन होगा, या तो पार्टिसिपेशन होगा। जिसको हम अगर वो शेयरिंग करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और अगर लूज और गेन होता है तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और अगर एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी रिएक्शंस होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन होता है या फिर शेयरिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ढूंढना है आपको। कब ढूंढना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, when attacking group is electron rich। देखो अभी क्या था, सपोज मैं जो एग्जांपल दिया था ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, आर है, कुछ कंडीशन अप्लाई किया होगा, अब यहाँ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कंडीशन पे हम रिएजेंट ले सकते हैं ना। तो सपोज बोलो रिएजेंट ऐसा लिए हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो क्या करना चाह रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाह रहा है। तो जब किसी चीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो सपोज करो एक्स माइनस, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। और क्या हो सकता है, ये तो आपका चार्ज के फॉर्म में हो गया। दूसरा हो सकता है न्यूट्रल। न्यूट्रल फॉर्म में क्या होगा, ये जो एक्स मॉलिक्यूल होगा कोई भी, उसके पास लोन पेयर होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, या तो माइनस वाला हो सकता है, या फिर ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास 3 लोन पेयर हो, जो लोन पेयर देने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक है, तो आप ये देखोगे तो इस अगर आपको रिएजेंट में कुछ ऐसा मिल जाता है जिसमें कि आपको माइनस वाला हो, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो आपको इस रिएक्टेंट में फिर क्या ढूंढना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में कहां पे आपको इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आ रही है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आएगी वहीं पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जहां पे लिविंग ग्रुप होता है वहीं पे बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आएगी आपको। तो सपोज कर लो मैंने कुछ रिएक्टेंट लिया है, ये R है, ये CH2 है, ये क्लोरीन मान लिया। अब देखो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बेसिक्स। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ऐसा अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस लिखते हैं तो थोड़ा सा प्लस चार्ज आता है, डेल्टा मतलब होता है थोड़ा सा। तो अगर थोड़ा सा प्लस चार्ज आता है तो इसको क्या चाहिए होता है,
इसको चाहिए होता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ये नहीं चाहता कि मतलब प्लस चार्ज ही मिले, अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। देन इट विल अटैक, ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये 4 ये जो नेक्स्ट बॉन्ड बनने वाला है तो 5वां बॉन्ड बनने वाला है, तो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। सबसे मेन पॉइंट है इसमें कि कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है 4, कभी भी ये 4 बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ना कम बना सकता है। अगर इससे ज्यादा भी बॉन्ड बना दिया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और कम बॉन्ड बनाएगा तब भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या चाहेगा, इसका 4 बॉन्ड था और पहले भी बाद में भी 4 बॉन्ड ही रहे, तो उसके लिए इस मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन को क्या करना पड़ेगा, अपना एक बॉन्ड लूज करना पड़ेगा, और अपना वही उसी बॉन्ड को लूज कर सकता है जो वीक होगा। वीक कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड वीक होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाह रहा है, तो इस बॉन्ड में से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करना ही है। अब ये क्या करेगा, ये Cl बाहर चला गया, X यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनेगा RCH2X। अब एक चीज याद रखने की जरूरत है, ये जो माइनस है यहाँ आपको डेल्टा प्लस दिख रहा था, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस न्यूट्रल हो जाता है। अगर मॉलिक्यूल में आपको ये न्यूट्रल अटैक करेगा, ये तो माइनस अटैक कर रहा था और ये प्लस था, तो माइनस और प्लस 0 हो गया। अगर सपोज कर लो ये अटैक करेगा तो इसमें तो कोई माइनस नहीं है, तो ये क्या होगा, अगर इसने अटैक किया तो ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। न्यूट्रल कहने का मतलब है उसका खुद का इलेक्ट्रॉन उसके पास है, माइनस कहने का मतलब है किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो देने के बाद क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। बट अगर जिसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन है वो देने के बाद क्या हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इससे रिएक्शन करवाएंगे, सपोज कर लो ये अटैक कर रहा है, सपोज कर लो कि ये मॉलिक्यूल, सपोज कर लो कि ये अटैक करेगा अगर ये C2 पे, यहाँ क्या बनेगा RCH2 और ये X। अब ये X देखो, X ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, लोन पेयर दे दिया तो इस पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। तो अगर नेगेटिव मॉलिक्यूल अटैक करता है तो न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैक करता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अगर आपके रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है तो आप मॉलिक्यूल में क्या ढूंढोगे, रिएक्टेंट में क्या ढूंढोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ढूंढोगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मिलेगा आपको, वही लिविंग ग्रुप होगा, वही बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और जहां बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या क्लियर है? ये आपका था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको ढूंढना है इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट, या सेंटर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। कब ढूंढना है आपको, जब आपके रिएजेंट में व्हेन अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग मतलब कौन होता है, जो रिएजेंट होता है, व्हेन अटैकिंग ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जब हमारा अटैक करने वाला नेगेटिवली चार्ज था, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो वो न्यूट्रल होना चाहता था। न्यूट्रल होने के लिए उसको क्या चाहिए था, वैसा पॉइंट चाहिए था जहां को इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट कर सकता है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अभी इस स्पीशीज में क्या है, अगर अटैकिंग ग्रुप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो क्या चाहेगा, वो वहां जाना चाहेगा, वहां बॉन्डिंग करना चाहेगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ मिलेगा, जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, मतलब। तो अब हम मॉलिक्यूल के अंदर जो है, फिर से आते हैं आरसीपी पे। तो आर पे हमको फोकस करना है पहले। तो सपोज कर लो ये कोई मॉलिक्यूल, जनरल सा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, आर है, ये एक्स है, आर है, ये CH2 है, यहाँ माइनस है, और इधर कोई बॉन्ड है एक्स।
अटैक करने वाला जो स्पीसीज है उसको हम Y+ मान लेते हैं। ये Y+ हो सकता है या फिर ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और हमको पैसा कैसे पता चलेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो? तो आपको पता चलेगा ऑक्टेट रूल से। आपने 11th में पढ़ा है ऑक्टेट रूल, या नहीं पढ़ा है? तो क्या होता है ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल बोलता है अगर कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्डिंग कर रहा है तो उसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। जैसे अगर हम CH4 की बात करें तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो स्टेबल है। और अगर उससे कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो हम काउंट करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 4 6 और 2 8, यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8। तो वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चलो अब हम बात करते हैं अगर हम BCl3 का, BCl3, तो B कितने से बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, तो एक Cl और एक Cl। अभी इस बोरोन का इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितना होगा, 2 4 6, होना कितना चाहिए था 8, है कितना 6, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आपको दिए हुए मॉलिक्यूल में पता लगाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो अगर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाएगा तो आप समझ लेना क्या कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा तो क्या समझ लेना है आपको, इलेक्ट्रॉन रिच है। लोन पेयर है तो क्या समझ लेना है आपको, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए क्या करना है, देखना है कि अगर हमारे दिए हुए स्पीसीज पे कहीं प्लस चार्ज तो नहीं आ रहा है। अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तब भी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो कभी भी जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं होता ये इस पे अटैक नहीं कर सकता, मतलब करता है बट हम एरो ऐसा नहीं दिखाते। कभी भी एरो का डायरेक्शन ऐसा होता है, ये इस पे अटैक करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा, मतलब डायरेक्शन वैसा होगा। अगर ये यहाँ माइनस होता तो ये पॉजिटिव, तो इधर डायरेक्शन लाते हम, एरो ऐसा लाते। ठीक है, तो कभी भी हम डायरेक्शन कैसे देते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, चलो आप सपोज कर लो ये आपका हो गया, मान लेते हैं जेड भी हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आएंगे, मतलब जो भी 8 से कम वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 8 से कम वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब ये भी क्या कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहाँ भी बॉन्डिंग कर सकता है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको समझ में आ गया। अब ये जो मॉलिक्यूल है अगर इसने प्लस वाले को दिया है तब तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। प्लस वाले को देगा इलेक्ट्रॉन तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सॉरी यहाँ 3 ही बॉन्ड होना चाहिए तभी माइनस आएगा, 4 बॉन्ड होगा तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये माइनस है और ये न्यूट्रल है तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज इसके पास चला जाएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। यहाँ पे क्या था, इसने लूज किया था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी पहले से और उसकी वजह से चार्ज आ गया था, और इसने लूज नहीं किया है, खुद का इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। जैसे कि अगर मैं बॉन्डिंग बनाऊं तो पहले का जो बॉन्डिंग बनेगा वो बनेगा RCH, यहाँ X है और यहाँ Y, तो ये तो न्यूट्रल बना। ये पहला प्रोडक्ट है आपका, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा सेकेंड प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ से, तो बनेगा RCH, ये X रहेगा और ये जो Z होगा ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस Z पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये पहले से न्यूट्रल था और उसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन गया नेगेटिव। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ढूंढना है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप एक पहचानने का और तरीका है कि कार्बन के अलावा अगर दूसरा एटम है, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सारे एलिमेंट उसको हम मान लेते हैं कोई भी एक्स एटम। तो कार्बन को छोड़ के अगर कोई भी एक्स एटम आपको दिखता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम वही होती है, क्योंकि इसको बोलते हैं हेट्रो बॉन्ड। हेट्रो मतलब क्या होता है, कार्बन के अलावा कोई और एटम ने वहां पे बॉन्डिंग किया है, तो जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, कहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, हेट्रो पोजीशन पे। तो आपको जहां भी कार्बन के साथ क्लोरीन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ फास्फोरस ऐसा कुछ दिखेगा तो आप पहली जो
पॉसिबिलिटी होगी आपकी, जो पहले माइंड में आना चाहिए कि लिविंग ग्रुप कहाँ मिल सकता है हमको। लिविंग ग्रुप फाइंड आउट करने का पहला ट्रिक्स है कि आप ढूंढ लो कि कार्बन के अलावा दूसरा कोई आइटम कहाँ बॉन्डेड है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिविंग ग्रुप ढूंढोगे, फिर देखना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग अभी ऐसा नहीं लिविंग ग्रुप मिल जाने के बाद भी ऐसा आपको हमेशा वहाँ क्लीव नहीं कर देना है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि कहाँ और कहीं पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके बाद आपको बॉन्ड ब्रेकिंग कराना है, फिर प्रोडक्ट में वहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या फिर अगर वो रीअरेंजमेंट करता है तो दूसरे जगह प्रोडक्ट फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फिर थर्ड पॉइंट आपको अगर रिएजेंट में आपको इलेक्ट्रॉन रिच दिया है तो रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ढूंढना है, रिएजेंट में अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिया है तो आप इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन रिच ढूंढोगे। तो ये तो माइनस वाले की बात हो गई। अगर हम यहीं पे तो मैं रख सकता हूं, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन रिच ऐसा हो सकता है ना जिसके पास लोन पेयर हो। ये CH2, ये NH2, अब इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 बॉन्डिंग में गए, 3 क्या किया इसने बॉन्डिंग किया है, एक इसमें दिया है, इसको दिया है, इसको दिया, 2 बच गए तो अपना लोन पेयर बना लिया। अब ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, और हमारा जो ग्रुप है वो अटैक करने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस वाला हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी वाला हो। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा। अगर इस लोन पेयर, ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल ने अगर जिस चार्ज वाले पे अटैक किया तो उसके ऊपर वही चार्ज आ जाएगा। फिर से सुनो, न्यूट्रल जिस चार्ज पे अटैक करेगा वो चार्ज न्यूट्रल पे आ जाएगा। तो न्यूट्रल वाले ने प्लस चार्ज वाले पे अटैक किया है तो ये प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अगर न्यूट्रल वाले ने न्यूट्रल वाले पे अटैक किया तब भी इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसको। तो अगर यहाँ BCl3 लेंगे तो अगर ये इसको भी इलेक्ट्रॉन देता है तब यहाँ प्लस आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच 2 तरह के होते हैं, एक तो माइनस वाला, एक न्यूट्रल वाला, लोन पेयर वाला। तो माइनस वाला अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। अगर प्लस वाला देता है, सॉरी लोन पेयर वाला देता है तो लोन पेयर वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इसमें भी प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे जो हमने जनरल लैंग्वेज में समझा कि कोई भी रिएक्शन करते टाइम आपको ढूंढना क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा बुक की लैंग्वेज में समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है उसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपको कोई भी कन्वर्जन करना है तो आपको ये 4 पॉइंट सिर्फ ढूंढ लेने हैं। आपने जैसे 4 पॉइंट प्रिडिक्ट कर लिया, अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे 4 पॉइंट हमने प्रिडिक्ट कर लिया उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना कन्वर्जन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।